बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तालियों के लिए। और इससे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे पाठशाला के स्टूडेंट यहाँ हैं। मंच पर जितने लोग मौजूद हैं और जो लोग यहाँ आए, सबका बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने यहाँ बुलाया, मौका दिया। विनीत जी ने शुरू में एक बात कही कि जो पहला पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल देता है उसको फ़ायदा रहता है, पर सर उसको एक नुकसान भी रहता है। कल को बवाल हो तो वही फंसता है कि शुरू इसी ने किया था। तो मैं ठीक हूं, तीसरे नंबर पर हूं, मामला अपना जम जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर चर्चा करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है, और इसकी वजह मैं ये मानता हूं, मैं गंभीर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और वो बताऊंगा क्यों। मैं मानता हूं कि वी आर एट वॉर। हम सब इस वक्त एक युद्ध क्षेत्र में हैं, और मैं जब आगे बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। लेकिन सोशल मीडिया की चर्चा करने के लिए आज हम कहां से कहां, किस बदलाव के दौर में खड़े हैं, आपको यह समझना हो तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है, शायद महाराष्ट्र में कहीं पर बाढ़ आई हुई थी, और वहां पर संघ के लोग, जैसा संघ का बेसिक स्वभाव है, मदद करने के लिए पहुंचे हुए थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो वहां पर डॉक्टर हेडगेवार पहुंचे, और वहां पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था कि संघ के लोग ये मदद कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले कहा कि आप ये हटा दीजिए पोस्टर और मदद में लग जाइए। जब मदद हो गई तो किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, लोगों को कैसे पता चलेगा कि संघ ने ये मदद की है या आरएसएस के लोगों ने ये मदद की है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जरूरी नहीं है पता लगना कि किसने मदद की है, जरूरी ये है कि लोगों के अंदर ये भाव ना आ जाए कि अगली बार कोई ऐसी घटना होगी तो संघ हमारी मदद के लिए आएगा और बाकी लोग बैठे रहे। लोगों के अंदर यह विचार जाना जरूरी है कि जो मदद कर रहे हैं ये हमारे बीच के हैं, ये हमारे आसपास के हैं, और ये हम सब का कर्तव्य है। जैसे देखो वहां हुआ था वो हमको करना है। संघ प्रमुख नहीं है, राष्ट्र प्रमुख है। आज की तारीख में आप वहां से देखिए, हम इस दौर में आ गए हैं कि मदद करते ही पहला पोस्ट सोशल मीडिया पर पड़ता है। और मैं मानता हूं कि आज के दौर में वो गलत भी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में 90% क्राउड इस बात से प्रभावित होता है कि अच्छा सोशल मीडिया पर अगर ये कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इससे मेरा नाम हो जाएगा, तो वो मदद करने आता। तो वो दौर कुछ और था, आज हम सोशल मीडिया के इस दौर में खड़े हैं। सोशल मीडिया का ये प्रभाव है जो समाज पर पड़ रहा है। और जब मैं कहता हूं कि बदलाव हो रहा है और हम एक युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, वो बदलाव बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वो बदलाव देश के अंदर धीरे धीरे जो महसूस किया जा रहा है वो वही है जो इस कार्यक्रम में आपने कहा कि राष्ट्र के बारे में सोचने वाले लोगों को हमने यहां आमंत्रित किया है। राष्ट्र प्रथम, यह बदलाव राष्ट्र प्रथम का है। और यह बदलाव सबसे ज्यादा अगर कहीं महसूस मैंने अपने 20-21 साल की पत्रकारिता के बाद किया है तो वो पत्रकारिता और राजनीति में किया है, और स्पेशली 2014 के बाद किया है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। कोई कह सकता है कि इस देश में ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही काम शुरू हुए। बिल्कुल सही बात है, 2014 के पहले भी देश बना, लेकिन उस देश को बनाने के पीछे जो भावना थी वहां राष्ट्र प्रथम मिसिंग था। जब इस देश का एक पूर्व प्रधानमंत्री, या अब नहीं है, उस वक्त तो वो प्रधानमंत्री थे, जब वो ये कहें कि हम 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से और 20 पैसा गरीब तक पहुंचता है, 80 पैसा गायब हो जाता है, तो आप ये मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि राष्ट्र प्रथम था ही नहीं। अगर राष्ट्र प्रथम होता तो
तो 80 पैसा पहुंचता और 20 पैसा गायब होता तो मैं मान लेता कि चलो ठीक है, इतना तो इस देश में होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप 80 पैसा इधर उधर कर रहे थे और 20 पैसा लोगों के लिए लगा रहे थे, तो आप वो काम करते हुए राष्ट्र प्रथम नहीं, अपने आप को प्रथम रख रहे थे। और वो काम इसलिए हो रहा था क्योंकि आपको उस 80 पैसे के ऊपर अपना अधिकार जमाना था। 90% काम इसी तरीके से इस देश में हुआ। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई एम्स नहीं बने क्या, IITs नहीं, भाई देश बैठा थोड़ी रहता है। देश में हमेशा चीजें होती हैं, बनती हैं, बढ़ती हैं। कोई राजा अगर बैठा रहेगा तो प्रजा उसको चुनती थोड़ी है। आप काम करेंगे, लेकिन काम करने का भाव क्या है? 2014 के बाद बतौर पत्रकार मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये महसूस किया कि आज जो चीजें हो रही हैं उसमें राष्ट्र प्रथम नजर आता है। जब आप ये कहते हैं कि 370 हटेगा तो हटेगा, और वो हट जाता है, कुछ लोगों को लग सकता है कि राम मंदिर बनना तो हिंदुओं की बात है। राम मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है। राम मंदिर बनना इस देश के 80 करोड़ लोगों को यह एहसास दिलाना है कि आपके अंदर जो एक आग धधक रही है कि यार हमको तो सुना ही नहीं जाता, हमारी तो बात ही नहीं होती, हमारे आराध्य को सबूत देने पड़ते हैं इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों के, 80 करोड़ हिंदुओं के होने के बावजूद कि राम का अस्तित्व है। अगर उस भावना को आप शांत करते हैं तो वो देश हित में है। क्योंकि जब वो चीज उबलती रहती है ना, तो जब वो बाहर आती है, इरप्ट होती है, तो वो किस तरह से निकलती है पता नहीं चलता। तो वो भी राष्ट्र प्रथम है। जब आप कोरोना के वक्त कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा, जिस वक्त वो अंग्रेज जिन्होंने हम पर 300 साल राज किया, उनके यहां लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं, एक टाइम का डाइट वो छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उस वक्त हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो वो राष्ट्र प्रथम है। और राष्ट्र प्रथम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ये देख के नहीं मिल रहा कि यहां मेरी सरकार नहीं है। वो ये देख के नहीं मिल रहा कि ये तो वामपंथी सोच को समर्थन करने वाले हैं। वो ये देख के नहीं मिल रहा कि ये तो मुसलमान है, ये मुझे वोट नहीं करेगा। वो मिल रहा है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। कभी आप लोगों का प्रधानमंत्री जी से मिलना हो तो शायद कभी आपको पता चले। मैं एक बार गया उनसे मिलने, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब किसी से मिलते हैं तो अमूमन 2 सोफे लगे होते हैं और पीछे एक मोर जैसा वो पेंटिंग ट्री जैसा कुछ है वो लगा रहता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि प्रधानमंत्री के घर में वो जगह है जहां उन्होंने मिलने के लिए रखी होगी। वो जगह दरअसल प्रधानमंत्री के घर में जो उनका दफ्तर है वहीं मौजूद है। मतलब अगर मैं उस जगह को बताऊं कि मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां पर वो जगह है जहां पर वो 2 सोफे लगे हैं, तो उससे बस आप मान के चलिए कि उस कोने में प्रधानमंत्री का बड़ी सी मेज है, उनका कंप्यूटर लगा हुआ है और वो वहां पर बैठकर काम करते हैं और वहां पर उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो प्रधानमंत्री वहां पर उन लोगों से इसलिए मिलते हैं कि वक्त बच सके। जितनी देर वो गेस्ट आएगा, उनको लेकर आएंगे, प्रोटोकॉल होगा, सब कुछ होगा, उतनी देर वो वहां उस मेज पर बैठ के काम करते हैं। वो मिलते हैं, जो भी चर्चा होती है वो जाते हैं बैक टू मेज। ये इस देश में बदला है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, शायद जिनको पता हो वो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। इस देश में प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बजे भी सोकर उठने वाले रहे हैं। 2-2 बजे सोकर उठने वाले रहे। कहा जाता है इस देश के अंदर कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। मैंने 5 साल ऐसे चैनल में काम किया, नाम तो नहीं लूंगा,
पर आप लोग समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूं वी आर एट वॉर। क्योंकि यहां लड़ाई जो है ना, जिन लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा कि राष्ट्र प्रथम कैसे चल रहा है, वो 80 पैसा जो आता था और सब में बंटता था, वो अब आ नहीं रहा है। वो दौर जब पत्रकार प्रधानमंत्री के प्लेन में बैठकर जाते थे, वहां जो आईएएस ऑफिसर साथ में जाते थे उनके लिए बस आती थी और पत्रकारों के लिए गाड़ियां खड़ी होती थी विदेश में, उनको ले लेकर जाने के लिए। उनके होटल्स में इतना बड़ा बड़ा खंबा रखा रहता था पीने के लिए। वो सब मिस कर रहे हैं, उनको वो सब याद आता है। क्योंकि आज वाले तो कहते हैं जाना अपने खर्चे पे जाओ, मैं क्यों लेके जाऊंगा। तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा, तो दिक्कत है। फिर इधर उधर से जो आता था वो भी बंद हो गया। मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा वो डिसाइड होता था। पत्रकारों का बड़ा अहम रोल था सरकार के अंदर, देश के अंदर नहीं। अब देश के अंदर जो बोलते हैं, देश के लिए जो बोलते हैं, उनका प्रभाव है, ये उनको पसंद नहीं आ रहा। ये पत्रकारिता में चेंज आया। तो मैं उस संस्थान का बता रहा था, मैंने वहां महसूस किया कि अर्ली कैच कैसे कोई आता है और उसको आप कितनी जल्दी अपने पाले में खींच सकते हैं, अपनी विचारधारा के पाले में खींच सकते हैं, उसके लिए पूरा पूरा जोर लगाया जाता है। कुछ लोग हमारी तरह नहीं फंस पाते, निकल आते हैं। जो फंस गए फिर फंस गए, वो ट्रैप है। सो इसलिए वी आर एट वॉर। जो लोग ये कर रहे हैं वो बहुत पहले से कर रहे हैं, और जो लोग राष्ट्र प्रथम सोच रहे हैं वो बाद में आए। आपकी फौज बड़ी हो सकती है लेकिन उनका सिस्टम बड़ा है। जिस सोशल मीडिया में आप अपनी बात रखने के बाद सोचते हैं कि आप बहुत प्रभाव छोड़ रहे हैं, उस सोशल मीडिया पर उनका कब्जा है। और धीरे धीरे ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, लोग सोचते हैं यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है। बॉस वो तो सामने से लड़ रहा है, यहां पीछे से लड़ाई चल रही है और बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रही है। आपको क्या लगता है ये गोदी मीडिया का जो शब्द आया वो हवा में आ गया? किसी को लगा कि चलो गोदी मीडिया बोल देते हैं। वो स्ट्रैटेजिकली लाया गया, क्योंकि कल को जब उनके नैरेटिव को कोई सुशांत सिन्हा खड़ा होकर तोड़ेगा, जब वो ये कहेगा कि हां ये सच है कि दुनिया में डॉलर मजबूत हो रहा, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, और उनके पास इस फैक्ट का तोड़ नहीं होगा, तो वो आपके दिमाग में भरेंगे कि ये गोदी मीडिया है। जब किसी को तर्क से नहीं काट पाओ तो उसको बदनाम कर दो। जब किसी के दिमाग में तर्क से अपनी जगह नहीं बना पाओ तो उसके अंदर संशय पैदा कर दो कि यह आदमी किसी के लिए काम कर रहा है। और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे कोई एक आदमी उठाकर, मैं 20 साल से मीडिया में हूं, 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया, और 2014 से कहा जाता है ये गोदी मीडिया है, सरकार इसको कंट्रोल कर रही है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, कोई दिखा दे कि जब इस सरकार की मैंने आलोचना की, एक फोन बंधन आया हो कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। एक फोन, अभी मोरबी में ब्रिज गिरा, हमने सवाल पूछे बीजेपी की सरकार से, एक फोन नहीं आया बॉस। और मैं उस दौर में रह चुका हूं, पत्रकारिता कर चुका हूं, जहां एक चैनल को सिर्फ यह दिखाना था कि इस सरकार के अंदर कौन सा मंत्री कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी रेटिंग देनी थी। प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंत्रियों को रेट करने की, और वो चैनल में वो शो नहीं दिखाया। और वो लोग आज खड़े होकर हमें कहते हैं कि हम गोदी मीडिया हैं। दिस इज वाई वी आर एट वॉर। एक भाई साहब हैं, उन्होंने मीडिया को, आप मीडिया को उनकी आलोचना करते देखेंगे ही नहीं,
ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड चला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हिटलर कोई और है। दिस इज वाई वी आर एट वॉर। आप सोचिए, ब्रिटेन में 4 महीने के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदल गए। इजराइल में 5 चुनाव हो चुके हैं। यूरोप में कई देशों में मंदी आ रही है। रूस का क्या हाल है? चीन, यहां वामपंथियों को बहुत पसंद आता है, डूबा जा रहा है। लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। वहां हमारी तरह बोलने के लिए लोग तो है नहीं, वहां का मीडिया स्वतंत्र तो है नहीं जो आपको दिखाएगा। कुछ चीजें जो हम लोग दिखा देते हैं वो चीज सामने आ जाती है, नहीं तो नहीं आएगी। उस दौर में कुछ लोगों को अपने हिसाब से सरकार चले सिर्फ ये चाहिए, और इसलिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक है मीडिया संस्थान, उसने कुछ खबर छापी कि एक बीजेपी के नेता के कहने पे फेसबुक काम करता है वगैरह वगैरह, मिटा। जब क्लियर हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह, तो उठा के एक पत्रकार पे डाल दिया कि इसी ने दिया था। अरे इसने दिया तो तुम क्या कर रहे थे? तुमको एडिटर किसने बनाया? फिर इसने दे दिया, तुमने छाप दिया। और जब छापा तो बाई लाइन अपनी ले ली। उस वक्त तो लगा कि कौन इतना पकड़ पाएगा, जब पकड़ा गया तो उस पर डाल दिया। फिर अब कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। ये सबका मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं। गोरखपुर में एक मंदिर में एक भाई ले गया, हंसिया लेके चला गया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। दूसरी जगह घटना हो गई, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। मुझे ये नहीं समझ आता इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा रहता है, लेकिन इनको पता है हमला कहां करना है। वहां दिमाग का तार जुड़ा रहता है, बाकी जगह के लिए मानसिक संतुलन गड़बड़ाया रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रही हैं। इनके पास इस देश में अगर लोगों के बीच जगह बनानी है तो 2 चीजों की बहुत स्पेसिफिक कमी है, एक ईमानदारी की और एक मेहनत की। आप जब राफेल को लेकर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट देख के कह दिया कि नहीं है भाई ऐसा, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पब्लिक को दिखने लगा है। आप कोरोना के संकट काल के बीच सड़क पे नहीं उतरेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे। आरएसएस के लोग कर रहे थे। अखिलेश यादव घर के अंदर थे, तेजस्वी यादव दिल्ली में बंगले में बैठे हुए थे, और ये लोग बात करते हैं कि पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख आप लोग बना रहे थे, अब पब्लिक ने मूर्ख बनने के लिए मना कर दिया कि नहीं बनेंगे बॉस। ये बदलाव आ रहा है। और इसमें जब ये मैं कहता हूं वी आर एट वॉर, उनको बढ़त है क्योंकि वो पहले से हैं। उन्होंने सारा सिस्टम बनाया हुआ। आप यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, आप दफ्तरों में चले जाइए, आप सरकारी संस्थानों में चले जाइए, उन्होंने अपने लोग बैठा रखे। आप 10 लोग देखेंगे, उसमें से 8 अंदर से वही हैं, और 2 आपके साथ आपको देख के पलट जाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वो तो वही थे, उनके चक्कर में फंसे हुए थे ताकि उनका काम चलता रहे। आप कितनों को हटाएंगे? और इसमें अब इन्होंने क्या किया है कि फर्जी फैक्ट चेकर्स भी घुसा दिए, कि फैक्ट चेक के नाम पर जो है वो ऐसा लगे कि भाई ये मामला गड़बड़ाया हुआ है। और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैंने दिवाली में मान लीजिए कह दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भाई आप लोग सिर्फ दिवाली को टारगेट करते हो। उसके बाद दिल्ली में अभी कौन सी दिवाली चल रही है? गैस चैम्बर बना हुआ है ना। मैं उन लोगों में से था जो पटाखे नहीं फोड़ता था, अब भर भर के फोड़ रहा हूं। क्यों भाई? एक दिन तुम फोड़ने से रोक, मैं कह रहा हूं तुम साल भर बढ़िया रखते, और एक दिन गड़बड़ होती तो मैं कहता चलो ठीक है मेरी वजह से हो रहा, मैं नहीं फोड़ूं। तुम मुझे 3 महीने गैस चैम्बर में डालोगे और एक दिन दिवाली के लिए कहोगे कि भाई ये इसी से सब हो रहा है।
तो वो नहीं बर्दाश्त करती है आज की पब्लिक। लेकिन आप देखिए ये सोशल मीडिया पर माहौल कैसे बनाया जाता है। दिवाली 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 आ गई, ऐसा हो गया, दिवाली आ गई वैसा हो गया, उसके बाद सब गायब हो जाएगी। ये बहुत व्यवस्थित तौर पे चल रहा है और इसकी लड़ाई लंबी चलेगी। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, इसमें थोड़ा सा मजबूत कलेजा भी चाहिए होगा, क्योंकि जैसे लोगों को दिखता है कि मान लीजिए मेरे 12-13 लाख फॉलोअर है ट्विटर पे, पर वो गालियां भी 12-13 लाख के हिसाब से आती हैं। सिर्फ तारीफ नहीं आती है, फिर वह आपके बच्चे, परिवार, सबको टारगेट करते हैं। फिर आपको बुद्ध बनना पड़ता है, तुम दे रहे हो हम ले नहीं रहे, रखो। तो सोशल मीडिया पे कलेजा भी मजबूत चाहिए होता है, फौजी टाइप, अपने भाई जैसा। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि मेहनत, एक मैंने ईमानदारी की बात की थी, दूसरा मैंने मेहनत की बात की थी कि चूंकि ये लोग मेहनत नहीं कर पाते, सारी मेहनत ये लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि वहां हम ट्रेंड कर जाएं, वहां चीजें हो जाएं। सोशल मीडिया प्रभाव छोड़ता है, लेकिन जो विनीत जी ने आखिर में बात कही थी कि वही सब कुछ कर रहा है, ऐसा भी नहीं। क्योंकि जब आपको शौचालय मिलेगा तो सोशल मीडिया से थोड़ी पता चलता है, आपके घर में दिखता है ना, जब रोज जाते हैं। जब आपको घर मिलता है जिसके अंदर बैठ के टुक टुक मोबाइल चला रहे हैं, तो वो किसके राज में मिला ये पता चलता है ना, उसके लिए सोशल मीडिया थोड़ी देखना पड़ता है। जब अकाउंट खुलता है, उसमें पैसा आता है, तो वो सोशल मीडिया से थोड़ी पता चलता है। जब किसान सम्मान निधि आती है तो अकाउंट का जो मैसेज आता है वो इसी मोबाइल में आता है, उसके लिए थोड़ी पता करना पड़ता है कि ट्विटर पे आया कि नहीं या व्हाट्सएप पे आया कि नहीं। इनकी स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया तक सीमित रह गई, ये दिक्कत है। जमीन पे नहीं है, ये दिक्कत है। वो दिक्कत ये आज नहीं, कल परसों तरसों दूर कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन हां, सोशल मीडिया का प्रभाव है, उससे लोगों का मन बदलता है, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते, नकार सकते। और बतौर पत्रकार मुझे लगता है कि एक काम तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए कि किसी एक के आसपास केंद्रित मत रहिए, देखते रहिए कि लोग क्या डाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। किसी एक को सुन के राय मत बनाइए, क्योंकि जैसा विनीत जी ने यह भी कहा कि जितना आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, भारत देखेंगे, दुनिया देखेंगे, तो चीजें पता चलती। वैसे ही सोशल मीडिया पे जितना पलट पलट के देखेंगे उतना पता चलता है। इस ताकत को इस्तेमाल करना है, देश हित में इस्तेमाल करना है, किसी को नीचा करने के लिए नहीं करना है। एक विचारधारा की सोच रही है कि दूसरे को नीचा दिखाना है, सबसे बड़े ज्ञानी हम हैं। दूसरी विचारधारा को ऐसा नहीं बनना है, उनमें भी कुछ अच्छा है तो ले लेना है। क्योंकि अच्छा सिर्फ एक तरफ हो ये तो हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पे आप लोग जो भी पोस्ट करें, रात में पाठशाला जरूर देखिए।